बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, भारत जो पहले ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तान ने उसका कितना नुकसान किया, और जो चंद मिनट्स पाकिस्तान ने ऑपरेशन का जवाब दिया और उसके बाद जो भारत को जितना नुकसान पहुँचाया, वो पहले भारत बिल्कुल भी तस्लीम नहीं कर रहा था, और उनकी मीडिया भी और उनकी हुकूमत भी जो है वो इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन अब भारत की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो गई हैं कि हमारी कितना नुकसान जो है वो इस हवाले से कितनी तबाही जो है वो की गई पाकिस्तान की जानिब से। और यकीनन जो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कई महीने नहीं बल्कि कई साल लग जाएंगे भारत को दोबारा अपना सिस्टम इस्टेब्लिश करते हुए, जो पाकिस्तान ने उसको डोजियर दिया। लेकिन बावजूद उसके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनकी जानिब से अभी भी एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की स्पीचेस वो कर रहे हैं। एक्सट्रीमिज्म उसके अंदर से जो है वो नज़र आ रही होती है कि किस तरह उनका एक टेररिस्ट माइंड है कि वो हमेशा से लड़ाई झगड़े मार धाड़ की सियासत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ भारत के अंदर अवाम ने भी एक प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, और कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। और अब सिचुएशन ये है कि वहाँ पे बाकायदा उनसे इस्तीफे भी मांगे जा रहे हैं। और इसी तरह जो ब्रह्मोस स्टोरेज एरिया है उनका, वो भी तबाह हुआ है, और जिसकी वजह से अब 3 किलोमीटर तक रेडिएशंस का जो एक एंडोर्समेंट है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से आ चुकी है कि वहाँ पे रेडिएशन जो है वो फैलना शुरू हो गई हैं। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार और तहरीके जवानान पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया। अब्दुल्ला भाई, जो अभी एंडोर्समेंट्स आना शुरू हो गई हैं, आपकी बहुत सारी पेशगोइयां भी जो हैं वो शायद सच साबित होना शुरू हो गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अब इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने नरेंद्र मोदी के हवाले से बात की। तो देखें, नरेंद्र मोदी टर्न इनटू सरेंडर मोदी, और उसको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। और अब ये वो मुक्के हैं जो इधर उधर वो मार रहा है, असल में वो अपने मुंह पे मार रहा है, क्योंकि ये लड़ाई के बाद याद आने वाले मुक्के हैं। इसलिए पहली बात तो यह है कि कौसर भाई, सीधी सी बात है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेहरबानी की है, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये अहले बैत के सदके जो है हमें ये अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई है। और हमेशा अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम अपने राइट कॉज पे खड़े हो जाते हो तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। और कायद आज़म रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि इफ आई एम राइट व्हाई मस्ट आई बेंड, लेट अदर साइड बेंड। अगर मैं सही हूँ तो मैं क्यों झुकूं, दूसरी साइड झुक जाए। अब नरेंद्र मोदी के लिए जो है मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आपके प्रोग्राम में गालिबन मैं पहले भी कह चुका कि नरेंद्र मोदी अब अपने जो हिंदुस्तान है उसको बचा नहीं पाएगा। एक तीसरे बंटवारे की तरफ, एक तीसरे पार्टीशन की तरफ जो है वो लेके जा रहा है भारत को, और ये वो ले गया है। असल में आप देखिए कि किस तरीके से, अच्छा, एक मुल्क होता है ना, जब वो ताकत में होता है तो जाहिर है उसके बाहर से भी और अंदरूनी तौर पे भी जो है लोग सहमे रहते हैं और उससे घबराए रहते हैं। लेकिन एक मिथ ब्रेक होना होता है। जब आपकी जो एक जो गुंडा होता है इलाके का, एक बहुत बड़ा, जो वो वहाँ लोगों में दहशत फैलाता होता है, जब कोई उसको कमजोर जो है आके बीच बाजार जो है थप्पड़ लगा जाता है, तो फिर उसका ना घर में इज्जत रह जाती है और ना बाहर रह जाती है। इसलिए अब जो सूरत हाल वो ये है कि नरेंद्र मोदी इज डांसिंग विद वुल्व्स। अब वो जैसे भेड़िए, जो आपको पता है, वो बैठ जाते हैं सर्दियों में जब भूख लग रही होती है, तो जो पहले आंख झपक जाता है उसको दूसरे भेड़िए खा जाते हैं। सो नरेंद्र मोदी का ये आलम है कि इस टाइम पे जो तमाम सियासी जमातें जो पिछले तकरीबन 12-13 साल से नरेंद्र मोदी के जालमाना रवैयों और उसके जो एक खास हिंदुत्व माइंडसेट से जो है बेजार थे, वो लोग अब जाहिर है उसके ऊपर हमला आवर होंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान ने दिफाई सतह के ऊपर अपनी बर्तरी को साबित किया, तो दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी को सियासी सतह के ऊपर जिल्लत आमेज जो रवैये हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपने फरमाया कि अपने पहले तो वो मानते नहीं थे, और फिर अब जो है अपने नुकसानात को वो बताना शुरू हो गए। उसकी वजह यह है
کہ بھارت میں ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اور ظاہر ہے جب پولیٹیکل سسٹم موجود ہوتا ہے تو چیزیں اسمبلی میں ڈیبیٹ کے لیے آتی ہیں، بتایا جاتا ہے، کمیٹیوں میں بات ہوتی ہے۔ تو جب وہ کمیٹیوں میں بات آئے گی اور پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں اتنا ڈیفنس بجٹ چاہیے ہے، یا ہمارے یہ انفراسٹرکچر کی ریبلڈ کے لیے، تو وہ پوچھیں گے نہیں کہ انفراسٹرکچر تو موجود تھا، فرض کریں ایسا ہی ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی موجود ہے، نیشنل اسمبلی اگر گر جائے تو پھر لوگ پوچھیں گے نا کہ جی نیشنل اسمبلی کا آپ نے یہ جو بجٹ مانگ رہے ہیں کہ جی ایک نئی نیشنل اسمبلی تعمیر کرنی ہے، تو وہ پرانی کہاں گئی؟ تو یہی بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بھارت میں یہ جھوٹ جو ہے وہ چھپائے نہیں چھپے گا، کیونکہ ایک تو آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے دنیا کا، دوسری جانب جو ہے وہاں اب آہستہ آہستہ وہ میڈیا جو گودی میڈیا نہیں تھا، وہ بھی اب ان کو جن کو انڈر ڈاگ بنا دیا گیا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں نا کوثر بھائی، کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو زبردستی دھونس کے ذریعے اور اس کے ساتھ، اچھا پھر اس میں ایک اور ایسپیکٹ ہے، اور وہ ہے ان کی اسٹیٹ کا ایسپیکٹ۔ ریاست جو ہوتی ہے جس کو ہم آپ سول ایڈمنسٹریشن کہہ لیں، اس کے اندر جو ہے وہ فوج بھی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پولیس بھی ہوتی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہوتی ہے، وہ تمام جو ہے وہ تھریٹنڈ ہو گئی ہے، اور وہ یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب نریندر مودی پہلی دفعہ آیا تھا اور اس کی ایک جارحانہ جو اپروچ تھی، اس کی وجہ سے بھارت کے اندر جو سینئر ڈپلومیٹس تھے، جو کہ میں نام نہیں لے سکتا، اب بھی وہ موجود ہیں اور بہت بڑے عہدوں پہ موجود ہیں، میری ان سے کسی جگہ پہ ایک طویل انٹریکشن ہوئی، اور انہوں نے یہ بولا کہ عبداللہ گل صاحب، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ آپ جنرل حمید گل کے بیٹے ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، کیونکہ ہم آپ سے سننے آئے ہیں۔ تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ نریندر مودی جو ہے وہ آپ کو ایتھنیکل بنیاد کے اوپر اور آپ کو ٹیریٹوریل بنیاد کے اوپر توڑنے جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کو ہٹ کر رہا ہے آپ کی، یعنی کہ وہ سیکولر اور لبرل انڈیا کا جو خواب ہے جو کہ گاندھی نے دیکھا تھا، اس کو چکنا چور کر رہا ہے، جو جواہر لال نہرو نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد فالوڈ بائی اندرا گاندھی اینڈ راجیو گاندھی۔ تو وہ خواب جو ہے، جو کہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے لوگ تھے میں بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن ان کے بھی پاکستان متعلق تھے، لیکن جو انڈیا کے اندر اقلیتیں ہیں، انڈیا کے اندر مختلف قومیتیں ہیں، ان کو جو ہے دیوار سے لگا دیا گیا۔ یہ بات میں نے کہی تو میں گزارش کرتا ہوں آخری بات کہ یہ بات میری کہنی تھی کہ وہ جو سینئر ترین ڈپلومیٹ تھا وہ ایک دم اچھل پڑا، اور اس نے کہا کہ باخدا ہماری یہی اسیسمنٹ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ بھارت کو توڑوا کے رہے گا۔ یہ بات میں اس کی پہلے دور حکومت کی بات کر رہا ہوں، تو آج وہ کیا صورتحال ہے؟ عبداللہ بھائی، یہ تو بھارت کے اندر تو یقیناً اس کی جتنی ذلت وہ اٹھا رہا ہے وہ تو اٹھا رہا ہے، لیکن دنیا میں بھی اب اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے، مودی کی لیڈرشپ کے اوپر بھی، بی جے پی کے اوپر بھی، اور اس کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر بھی۔ اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دورہ کیا یو اے ای کا، قطر کا، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت وہ سکسیسفل رہا، اور اسلامی دنیا کے شاید وہ ایک قریب آ رہا ہے۔ امریکہ بھی جو پہلے شاید نریندر مودی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ امریکہ کے بڑے قریب ہے اور وہ اس کو سپورٹ کرے گی، جبکہ ہر روز پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی نہ کوئی ایسا بیان آتا ہے کہ جس سے ایک ذلت اٹھانی پڑتی ہے نریندر مودی کو بھی۔ اور کل تو بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ایپل کے اونر کو بھی یہ بات بولی گئی ہے کہ وہاں پہ اپنی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو نہ لگایا جائے بلکہ اس کو امریکہ کے اندر شفٹ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے انٹرنیشنلی بھی شاید بہت زیادہ یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں بھارت کو، جسٹ بیکاز آف نریندر مودی کی لیڈرشپ کی وجہ سے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ بھارت کو اس جو کانفلکٹ کے اندر 83 بلین ڈالر تو رائٹر کے مطابق نقصان ہوا، لیکن ابھی جو بیسز ختم ہو گئے، جو ان کی سٹوریج فیسلٹیز تھیں، جو 26 مختلف ٹارگیٹس تھے، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ ان کی جو ری بلڈ کرنے میں 300 بلین ڈالر جو ہے وہ لگ جائے گا مزید، میرے اندازے کے مطابق، اور جو عزت ان کی خراب ہوئی ہے وہ تو 100 بلین ڈالر میں بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ وہ جو اس خطے کا جو وہ اندر ایک اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتا تھا، اپنی بادشاہت کو مسلط کرنا چاہتا تھا، بھارت کا وہ خواب چکنا چور ہو گیا، کیونکہ لوگوں نے کہا انڈو پیسیفک ریجن کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اپنے آپ کو خود سیکیورٹی
सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया। फिर दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ऐसा कह रहे हैं। पहली बात यह है कि जब जेडी वेंस आए, जब ये पहलगाम का सारा ये ड्रामा शुरू हुआ, तो जेडी वेंस जो थे वो आए और नरेंद्र मोदी वहां से फरार हो गया। 4 दिन वो वहां रहे। जेडी वेंस ये कह रहे थे कि वो जो 3 इंडस्ट्रीज जो कि दिफाई मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऑफिसेज का हमने कॉर्पोरेट ऑफिसेज जो है वो खोल दिए हैं इंडिया के अंदर, आप उनको जो है वो ऑर्डर दें। लेकिन नरेंद्र मोदी कभी फ्रांस, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी रूस, उनके साथ ऑर्डर प्लेसमेंट कर रहा था। आपको याद होगा कि पहले भी इन्होंने तकरीबन 111 जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस थे जो कि बिजली पैदा करने के लिए वो लेने थे, उसके अंदर इन्होंने ज्यादा रूस को दे दिए थे और वो फिर जाके अमेरिका को भी कुछ उसमें से देने पड़ गए। तो जाहिर है अमेरिका, आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक कारोबारी शख्सियत हैं, इज अ प्योर बिजनेसमैन, उनको बिजनेस के अलावा कोई बात नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि वो ये देख रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी पे कि हमने जिसको शेर समझा था इस रीजन का चाइना के मुकाबले में, हम उसको खड़ा कर रहे थे, निकला तो वो जो है चूहा। तो फिर अब मसला यहाँ यह है कि वो एक, जैसे मैंने आपको कहा ना, दूसरी बात इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की, आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी को देखें, ऑल्दो मेरी उनके साथ कोई बहुत ज्यादा एफिलिएशन नहीं है, लेकिन मैं जरा गुजारिश कर दूं, आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो शख्स हैं जो कि रशिया के साथ मामलात कर लेते हैं और उसके जो एडवर्स उनके एनिमी है उसके साथ वो मामलात करके यूक्रेन को कैसे जो है वो साइड के ऊपर साइड लाइन कर दिया जाता है, पूरा यूरोप नाराज हो जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी पे कायम रहते हैं और पहला फोन वो व्लादिमीर पुतिन को फोन करते हैं, 2 घंटे की खुद कॉल करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसका मतलब यह है कि क्या कहीं अमेरिका में ये थिंकिंग प्रोसेस तो नहीं डेवलप हो रहा कि चाइना के साथ भी हम शराकत दारी कर सकते हैं, रादर देन एंटरिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट वी शुड हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद चाइना सो दैट हम इसको ऐसे हालात में ले जाएं कि जहां हम, ठीक है कि हम सोल सुपर पावर शायद नहीं है, लेकिन वी विल बी एबल टू मेंटेन आवर पोजीशन एज ए सुपर पावर। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो शायद हमारा सुपर पावर का स्टेटस जो है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक पॉलिसी अगर है तो बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच में भी एक बेहतर टाइज बनने की चांसेस हैं फ्यूचर में, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है और डेफिनेटली वो इस पूरे खित्ते के लिए भी सपोर्ट होगी। और जो एक हम कह रहे थे कि पाकिस्तान की हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रही है, शायद इस पहलगाम और ये जो सारा वाकया हुआ इसके बाद पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई पूरी दुनिया के सामने, ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि शायद पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अब बड़ा सीना तान के शायद चलते होंगे। जो पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तानियों के साथ ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से हमारी ओवरऑल, मेरे कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी बात हुई तो वो भी बड़ा इस मामले में प्राउड फील कर रहे थे कि अब हमारे लिए भी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हुई। एंड क्रेडिट गोज टू हमारे सिपा सालार और बाकी एयर चीफ, नेवल चीफ के इंसानों ने एक बेहतर रोल प्ले किया है सारे प्रोसेस में। पर आपका देखें, आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है और आपका जो जाहिर है आपका मिलना जुलना जिस इदारे को आप चला रहे हैं, आपको मालूम है कि दुनिया पाकिस्तान को पहले फर्क अंदाज में देख रही थी और फिर दुनिया में जबरदस्त का ठेंगा सर पर होता है, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। तो अगर चीन के साथ मामलात हो गए और फिर वो अमेरिका ये देख रहा है कि हम जिस को घोड़ा समझ रहे थे वो तो गधा निकला बल्कि खच्चर निकला, तो वो हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि हम एक ऐसे मुल्क पे इन्वेस्ट करें जो हमें फायदा दे सकता है। और जाहिर है चीन के साथ मुखासमत के बजाय उनको जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करने चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान के लिए उनका देखें, पाकिस्तान इसलिए भी अहम है कि अगर अमेरिका को एक सॉफ्ट एंट्री चाहिए है सेंट्रल एशिया के अंदर थ्रू अफगानिस्तान, तो वो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू पाकिस्तान। फिर दूसरी बात यह है कि अगर चाइना के साथ उन्होंने मरासिम करने हैं, जैसे हमने याद है कि माजी में भी एक ब्रिज का किरदार अदा किया था वॉशिंगटन और बीजिंग के दरमियान में, तो पाकिस्तान कैन स्टिल डू दैट। फिर तीसरी बात यह है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन के अलावा अगर आप देखें कि साउथ चाइना सी के अंदर जो इस टाइम पे सूरत हाल बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन बैठी हुई है और ताइवान के मामले के ऊपर अमेरिका और चीन जो है वो सामने हैं, एक
दूसरे के। अब आप मुझे ये बताइए कि ईस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है वो तो उसने अपना कमाल दिखाया है इस बार, और अमेरिका को सोचना पड़ गया है कि कहीं वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वी शुड नॉट बी टेकन फॉर अ सरप्राइज, के पता चले कि एक सरप्राइज आ जाए और हमारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है वो एकदम बैठ जाए। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनको अमेरिका के अंदर ऑलरेडी एक लाउड थिंकिंग जो है वो देना शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान का किरदार बढ़ेगा आने वाले वक्तों में, अगर आपने एग्रेसिव डिप्लोमेसी के ऊपर जो है कारबंद रहे और आपने जो है मजबूती के साथ एक मिल्लत बनकर काम किया, तो फिर तो आप इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे।